आज हम बात करेंगे जाति का खेल, विरोधी फेल, क्योंकि बिहार में सत्ता का सबसे बड़ा महापर्व आज पूरा हुआ है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज हम बात करेंगे बिहार की उस ऐतिहासिक घड़ी की जिसमें नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन इस शपथ ग्रहण की सबसे बड़ी कहानी केवल सत्ता नहीं है, इसके पीछे छिपी है सटीक जातीय राजनीति, एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग और बिहार के राजनीतिक भविष्य का पूरा खाका। आपको हम सबसे पहले बता दें कि राजधानी पटना में हुए शपथ समारोह में कुल 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। लेकिन असली सवाल है कि इन 26 चेहरों के चयन से बिहार का जातीय समीकरण कैसा बनाया गया, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, किस जाति को कितनी ताकत मिली और राजनीतिक रूप से एनडीए ने किस वर्ग को सबसे बड़ा संदेश दिया। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के दबदबे की। इस कैबिनेट में सबसे अधिक हिस्सेदारी भाजपा को मिली है, यानी कि साफ संदेश बिहार की सत्ता में अब बीजेपी निर्णायक भूमिका में है। सबसे अहम, इस बार ओबीसी और ईबीसी वर्ग को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। बीजेपी ने अपने परंपरागत वोट बैंक ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ इन सभी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी है। अब हम बात करते हैं दलित और महादलित समुदाय की। दलित वोट एनडीए का स्थायी और निर्णायक आधार है। पासवान समुदाय को दोबारा मजबूत जगह मिली है। मुसहर समुदाय को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। महिला मंत्रियों को शामिल कर एनडीए ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बिहार की आधी आबादी को सरकार में बराबर की आवाज मिले। यानी अब साफ तौर पर यह सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं था, यह था एनडीए का जातीय संतुलन का एक परफेक्ट मॉडल, जहां जातीय राजनीति और सत्ता तीनों को जोड़कर एक स्थिर सत्ता का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। तो कुल मिलाकर बिहार में आज सिर्फ सरकार नहीं बनी, बल्कि एक ऐसा सामाजिक समीकरण तैयार हुआ है जो आने वाले 5 सालों की राजनीति को दिशा देगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जाति के कैंडिडेट जीते हैं। और विकास इंजन की सरकार को, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। और विकास की रफ्तार जो बढ़ी है वो विकसित बिहार बनाने का एक नया माहौल बनेगा। बिहार में सरकार बनी है, बिहार की जनता को धन्यवाद। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और जितनी हमें वोट मिला है भारी बहुमत, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब एक ही है, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। बंगाल में एसआईआर भी लागू होगा। बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। वहां से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुओं को मुक्ति कर। आपने देखा कितना उत्साह था, कितनी लाखों लोग आए, महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में आई। तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बिहार को कर रहे हैं विकसित बिहार। आप देख रहे हैं जनता का विश्वास। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हिमांशु सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जेडीयू की प्रवक्ता श्वेता प्रिया जी हमारे साथ हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो जातीय समीकरण है वो क्या है। अगर हम जातीय समीकरण पर नजर डालते हैं तो राजपूत में 32, यादव में 28 सीटें, कुशवाहा में 26, कुर्मी में 25, ये तमाम समीकरण बता रही है बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा जातीय समीकरण कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में किस जाति के कितने कैंडिडेट जीते हैं। राजपूत समाज से 32, यादव समाज से 28 कैंडिडेट जीते, कुशवाहा समाज से 26, वैश्य से 26, कुर्मी समाज से 25, भूमिहार से 23, ब्राह्मण से 14 और मुस्लिम से 11। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण क्या रहा है। ग्राफिक्स के जरिए ये पूरी जानकारी, क्योंकि बिहार मंत्रिमंडल में
एनडीए का एक जातीय मास्टर स्ट्रोक इस बार देखने को मिला है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ली है। एनडीए की एक ऐतिहासिक वापसी फिर से बिहार में देखने को मिली है और इतिहास यहां पर इस बार रचा गया है। सत्ता के साथ सामाजिक संदेश भी दिया गया है। समारोह में देश भर के शीर्ष नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम बड़े नेता गांधी मैदान में आज मौजूद रहे और गांधी मैदान एक बार फिर इस इतिहास का गवाह बना है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए की ऐतिहासिक वापसी आज देखने को मिली, जहां पर नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। समारोह में देश भर के शीर्ष नेता मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधी मैदान में किस तरीके से बिहार वासियों का गमछा लहराकर स्वागत किया है। और ये एक संदेश है, ये एक अभिवादन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की जनता के लिए, क्योंकि बिहार की जनता ने इस बार एनडीए को जिस तरीके से जनादेश दिया है। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय एक बार फिर से आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी के प्रवक्ता सुनील सेवक जी हमारे साथ है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जेडीयू के प्रवक्ता हिमांशु सिंह जी हमारे साथ है। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जेडीयू की प्रवक्ता श्वेता प्रिया जी हमारे साथ हैं। श्वेता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरजेडी के प्रवक्ता शाह इमरानुल हक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाह इमरानुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं यहाँ पर करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता सुनील सेवक जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। सुनील जी, जिस तरीके से आज फिर से नीतीश कुमार ने 10वीं बार उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास रही, मंत्रिमंडल बीजेपी के पास है। तो क्या माना जाए, क्या इस बार बिहार की सत्ता बीजेपी के हाथों में है, जिस तरीके से समीकरण निकल कर आता है? सुनील जी। सुनील जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है, सुनील जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ हिमांशु सिंह भी जुड़े हुए। हिमांशु जी फिलहाल नहीं है हमारे साथ। प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। प्रियदर्शी जी, आपसे भी इस बार समझना चाहूंगी, जिस तरीके से चर्चा चल रही है, आपने भी देखा कि इस बार फिर से जो गांधी मैदान है वो ऐतिहासिक गांधी मैदान फिर से गवाह बना है। 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन हमने जिस तरीके से देखा जातीय समीकरण इस बार जो निकल कर सामने आया है, कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को भी साधने की इस बार जो कोशिश है वो भी की गई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं प्रियदर्शी जी? नहीं, निश्चित तौर पर जातीय समीकरण का पूरा ख्याल इस मंत्रिमंडल में रखा गया है। कम या ज्यादा सबकी नुमाइंदगी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जातियां ऐसी हैं जो मंत्रिमंडल में अभी भी जगह नहीं बना पाई हैं और उन जातियों की ठीक ठाक संख्या भी है। जिन जातियों ने पहले जगह बनाई है उनकी अगर चर्चा कर लें तो राजपूतों को मिला है ठीक ठाक, कुशवाहों को मिला है, भूमिहारों को 2 मंत्री पद मिला है, कायस्थ को 1 मिला है, ब्राह्मण को 1 मिला है। अन्य जातियां हैं, पासवान को 2 मिला है, निषाद जाति को 2 मिला है, 2 या 3 उनके हैं, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, 2 या 3 उनके हैं। तो सभी जातियों का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मंत्रिमंडल में कोशिश की गई है। जो जातियां रह गई, जो संख्या में भी ठीक ठाक थी, लेकिन उनका उस तरीके से प्रतिनिधित्व उभर करके मंत्रिमंडल में सामने नहीं आया और विधानसभा में भी उनकी संख्या उतनी नहीं रही। वो जातियां हैं, बिहार की 3री नंबर की जाति है रविदास, 2री नंबर की जाति पासवानों के बाद पासवान है जिनके 2 मंत्री हैं, और पॉइंट में ही कुछ कम रविदास हैं। रविदासों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला है। और उसके बाद रजक जाति को भी इस मंत्रिमंडल में फिलहाल जगह मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के पास एक वरिष्ठ नेता श्याम रजक के तौर पर उस जाति से जीते हुए फुलवारी शरीफ से चुनाव जीत करके आए हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, वो नहीं बन पाए हैं मंत्री। तो कुछ ऐसा रह गया। कुछ जातियों में मलाल यह है कि मेरी संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, जैसे ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मणों के कोटे से 1
मंत्री बने हैं मंगल पांडे। ब्राह्मणों को लगता है कि मेरी संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। भूमिहार से 2 बने हैं। भूमिहारों को लगता था कि तन मन धन सब कुछ लंबे समय तक हमने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दिया है, तो हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अन्य जातियां अभी अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, पिछले कुछ समय से जुड़ रही हैं। लेकिन कुछ जातियां जैसे कि भूमिहार, कायस्थ, ऐसी 1-2 जातियां हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 0 लेवल पर मदद की थी। जब भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं थी बिहार की राजनीति में, उस समय ये दोनों जातियां उनसे जुड़ी हुई थी। तो इन लोगों का मानना है कि हमने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवा दी है, तो वहां मेरी हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ करके होनी चाहिए थी। कायस्थ 1 है, पिछली बार भी 1 ही थे, तो उसमें कोई गुणा गणित बहुत गड़बड़ाया नहीं है। कुर्मी जाति से जो कि आला दर्जे के नेता ही नीतीश कुमार हैं, तो वहां 1 भी रहेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी उनकी भी संख्या 2 है। इसी तरीके से मुसलमानों को 1 बनाया गया है, क्योंकि अल्पसंख्यक कोटे से 1 बनाना था, तो जमा खान को बनाया गया है। पिछली बार वे बहुजन समाज पार्टी से जीत करके आए थे और 1 भी एनडीए की ओर से मुस्लिम चुनाव जीत करके नहीं आया था, तो बसपा से जीतने वाले जमा खान को जनता दल यूनाइटेड ने शामिल कराया था। इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जमा खान जीत करके आए, तो उनको मुस्लिम कोटे से मंत्री बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बैलेंस और एक सामाजिक संदेश सामाजिक तौर पर पार्टी की तरफ से सामाजिक संदेश भी यहाँ पर दिया गया। शाह जी देखिए, आरजेडी बार बार कहती है कि पिछड़ों और दलितों की राजनीति में हमारी नींव है, लेकिन इस बार एनडीए के जातीय संतुलन में आपकी जमीन कैसे खिसक गई? शाह जी देखिए जी, सबसे पहले तो हमारी शुभकामनाएं नई सरकार को, नीतीश जी को, स्पेशली सम्राट जी को, और जो मंत्रिमंडल में नए लोग आए हैं, सब जाति जो बताया भाई साहब ने, सबको हमारा धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता की जीत है ये, और बिहार में हर जाति के लोग रहते हैं, सब एक साथ मिलके इन्होंने वोट दिया और जीत दिलाई। अब इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो जिम्मेदारी है, अब उसकी बात होनी चाहिए। हम तो जमीन पर है, हम जनता की सेवा के लिए पहले भी थे, 20 साल से इनकी सरकार है, हम एज ए अपोजिशन अपना काम करते रहेंगे। हम जो है वचनबद्ध हैं। और रही बात कि हर जाति के लिए हमारा ये वचन है, हम किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, हमारा सबके साथ, हम सबके लिए काम करने का, उसके लिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता श्वेता प्रिया जी भी हैं। श्वेता जी, जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है, जेडीयू ये मानती है कि इस बार एनडीए के जातीय संतुलन ने आने वाले 5 सालों का पूरा रोड मैप इस बार खींच दिया है? श्वेता जी। शिवांगी जी, देखिए, ये वैसे भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं हम, एनडीए गवर्नमेंट और जेडीयू हमेशा इन चीजों का ध्यान रखते हैं। इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है। और अभी जो हमारे आदरणीय राजनीतिक विशेषज्ञ जी प्रियदर्शनी जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल का तो गठन हो गया है। बात अभी आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात बोली है कि अब आगे की बात होनी चाहिए। जैसे लोगों ने विश्वास दिखाया है हमारे ऊपर, हमारे गवर्नमेंट में, एनडीए गवर्नमेंट में, नीतीश जी के नेतृत्व में, अब इन चीजों में भी कोई दिक्कतें नहीं है, मंत्रिमंडल के गठन में भी। और जो जातीय सबलीकरण के आधार पे जो सीट्स दिए गए हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत हमारे गवर्नमेंट में कभी भी नहीं था। हर चीजें बहुत क्लैरिटी से हम लोग शुरू से ही रख रहे थे कि ये जो भी चीजें होंगी वो नीतीश जी के नेतृत्व में होगी, और एनडीए एक पारिवारिक, मतलब एक परिवार की तरह इकट्ठित अलायंस है। तो इसलिए अब देखना ये है हमें, और हम लोग इन्हीं चीजों के लिए प्रतिबद्ध है कि जो लोगों ने जो विश्वास जताया है हमारे ऊपर और इतने भारी बहुमत से जितवाया है, ये उनका विश्वास दिखाता है। और हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है कि हम उनके विश्वास पे खरे उतरे। और आगे आने वाले 5 सालों में आप देखिएगा, बिहार को एक ऊंचा उड़ान मिलेगा, और पूरी कोशिश होगी कि देश के 10 अग्रिम राज्यों में से एक हमारा बिहार भी। बिल्कुल विकास की बात है, और विकास के लिए ही जनता का जनादेश आप लोगों को मिला है। जी शाह जी। जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी मैम। आपकी आवाज कट गई थी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम था। जी, पूरी करिए बात। जी। तो हमारे युवा, हमारे लोग जो श्रमिक के तौर पर, आपने देखा होगा विजुअल, ये एक मर्म की बात है
बड़े तकलीफ में वो बाहर जाते हैं। इतने साल हम जब मौका दिए हमारी जनता ने आपको, तो उनको अपने स्टेट में अपने परिवार के साथ, ठीक है हमारी आर्थिक स्थिति हमारे काम के अनुसार वो बढ़ती है और बढ़ती है, जो बड़े हायर स्टडीज के लिए जाते हैं उनके लिए इसका इज लिमिट, कहीं भी जाए, लेकिन कम से कम 2 जून की रोटी के लिए अपने ही स्टेट पर निर्भर हो और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, अपने परिवार त्योहार साथ बनाए, इतनी उम्मीद तो हमारी जनता करती है। और इतना बड़ा मैंडेट दिया है, जिस सामाजिक न्याय और एकता की बात है, इस एकता को अगर फलीभूत न किया गया तो हमारी जनता के साथ गलत होगा और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दी जाएगी। तो मेरी शुभकामना है और हम एज ए विपक्ष हमेशा जो जनता के सरोकार को लेके आगे बढ़ते रहेंगे, जनता के लिए काम करते रहेंगे, जनता को अपनी बात पहुंचाते रहेंगे। इसमें हमारी शुभकामना है नई सरकार को, वो आगे जनता के लिए काम करे और हम एज ए विपक्ष अपना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेंगे। देखिए जीत आपकी हुई है, जीत आपकी हुई, जनता के दिलों पर जीत हमारी है। वो आपने मतलब उससे भी देख लिया जो हमें वोट मिला है आरजेडी को, लेकिन हम किसी तरह का मतलब वो कंट्रोवर्सी नहीं करना चाह रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि अब आपकी बारी है, आप इसको अब पूरा करिए अपनी जनता से किए हुए वादों को। इसके साथ हमारी शुभकामनाएं। आप कह रहे हैं कि जनता के दिलों में हमारी जीत हुई है, इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए, क्योंकि जो दर्शक है वो कहीं ना कहीं नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वोट जो है, जो जनादेश है वो एनडीए को मिला है। अगर जनता के दिल में जीत हुई तो आपकी पार्टी जीती, तो इस तरीके को इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाइए, क्या कहना आप चाह रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, वोट परसेंटेज जब आप देखेंगी ना, किसी एक पार्टी में सबसे ज्यादा वोट हमारी पार्टी आरजेडी को पड़ा है, तो इसका मतलब हम युवा, महिलाओं और श्रमिकों की जो बात हमने कही है, हमें भी लोगों ने चाहा और मत दिया। अब रही बात की सीटों का अंतर, वो अलग अलग गठबंधन के अनुसार, और फिर तो बाकी जो जांच का विषय है वो होगा, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो हमको भी लोगों ने चाहा है, हमको इस तरह से जमीन खिसका के आप किनारे नहीं कर सकते हैं। हमारे भी चाहने वाले बहुत लोग हैं, हमारी बहुत जनता है और हम जनता के लिए ही काम करते हैं। सत्ता ही भोग हो इसके लिए हम काम नहीं करते हैं। सत्ता आपके पास है, जनता हमारे पास है, हम जनता के लिए काम करेंगे, यही हमारा आगे ध्येय है। और जनता के लिए आपका भी ध्येय यही होना चाहिए कि जनता के लिए जो सरोकार हम उठा रहे हैं उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। मंजिलों पर पहुंचना कमाल नहीं होता, मंजिलों पर पहुंच के अपनी वादों को पूरा करना कमाल होता और बने रहना शायद जनता आपके पास है, तो सत्ता भी जनता के लिए ही काम कर रही है। एक बात तो तय है कि या तो जनता दल यूनाइटेड सरकार चलाएगी या भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाएगी, और मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि दोनों मिलकर के ही सरकार चलाएं, और उम्मीद भी यही कर सकते हैं आप कि ये दोनों मिलकर के ही सरकार चलाते रहेंगे। महागठबंधन के लिए तो कोई मौका नहीं है, कोई चांस है नहीं कि वो सरकार को लीड कर सके या सरकार को किसी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। जब तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड न चाहे कि खुद की ही सरकार को डिस्टर्ब कर लें, तब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स तो डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो जो आप कह रही हैं कि 5 साल चलेगी सरकार या नहीं चलेगी, ये कैबिनेट चलेगी या नहीं चलेगी, तो मुझे लगता है कि चलेगी, धड़ल्ले के साथ चलेगी, दौड़ करके चलेगी, सिवाय कि नीतीश कुमार वाली की जो पिछली छवि है वो उभर करके सामने ना आ जाए। और उसकी संभावना भी कम नजर आती है। जिस तरीके से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है या जिस स्थिति में नीतीश कुमार अब हैं, उस स्थिति में अदला बदली अंतिम दिनों में नहीं चाहेंगे कि अंतिम दिनों में इस तरीके से कुछ किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार पर जताया है, काबिल तारीफ है। और उस एहसान के तले भी नीतीश कुमार होंगे, बिल्कुल होंगे। जब वर्ष 2000 से ही शुरू करते हैं, जब पहली बार नीतीश कुमार ने मार्च में शपथ लिया था, उस समय भी समता पार्टी छोटी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी से, उस समय भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाद में 2005 में बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड जरूर हो गई, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं पीछे से भारतीय जनता पार्टी है। मन में लोगों की शंका है कि नीतीश, हाँ बिल्कुल है और रहेगा। देखिए, राजनीति में कुछ अस्थायी तो होता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए को वोट पड़ा है, दोनों दल, जो 2 बड़े दल हैं एनडीए के भीतर, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों चाहेंगे कि किसी तरीके का इधर उधर नहीं हो, स्मूथ सरकार चलती रहे। और
नीतीश कुमार इस बार थोड़े बदले बदले से हैं। बहुत ही बहुत सारी चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई भी बन करके उभरी है। पूरे पॉलिटिकल कैंपेन को चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया, और अभी भी जो मंत्रिमंडल का फैसला था जातीय संतुलन किस तरीके से हो, उसमें बड़ा हस्तक्षेप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रहा। और जनता दल यूनाइटेड मान करके चल रही है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब बहुत ज्यादा दिनों की नहीं बची हुई है। तो आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना अगर है तो एक विश्वास का रिश्ता कायम होना चाहिए। जो भूतकाल में हुआ उस पर ध्यान ज्यादा नहीं जाए। श्वेता जी से इस बात का जवाब लेना चाहेंगे। श्वेता जी, एक शंका है लोगों के मन में कि नीतीश कुमार की जो पुरानी छवि है वो वापस न लौटे, क्या कहेंगे श्वेता जी इस बात को लेकर? शिवांगी जी, मुझे नहीं लगता है इस बार कोई ऐसा शंका है। वो तो वोट से ही पता चल रहा है। लोगों ने जो ये बहुमत से जितवाया है उसके पीछे रीजन मुझे लगता है यही है। एनडीए गवर्नमेंट बहुत ही एकजुटता के साथ हर एक प्लेटफॉर्म से एकजुटता का एक लोगों के अंदर जनरेट कर रही थी, विश्वास जनरेट कर रही थी। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई शंका है, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, एनडीए गवर्नमेंट के साथ ही अगर ऐसे भी देखें, विकास अगर सबसे ज्यादा हो पाया है तो एनडीए गवर्नमेंट के साथ ही हो पाया है। और एक पर्सनल कैपेसिटी में आप मुझसे पूछेंगी तो मुझे अभी बोलना चाहिए ये या नहीं मुझे नहीं पता, बट आरजेडी का जो रहा है रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हो और लालू जी का तो खैर अपना ही रहा है 15 साल का, तो उनके बीच में ये लोग बहुत बरगलाने की कोशिश किए थे जनता को, जिसमें वो 70,000 करोड़ 71,000 करोड़ का ला रहे हैं। तो वो वित्तीय अनियमितता है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। वो भी सिर्फ उसी पद में जो पदभार इन लोगों को दिया गया था, तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को जो दिया गया था उसी में देखा गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई शंका वाली बात है, क्योंकि हमें लगता है ये एनडीए गठबंधन आज से नहीं है, बहुत पुराना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इन चीजों का हमेशा से समर्थन करते रहे। ये गठबंधन बहुत पुराना है, तो ऐसी कोई शंका वाली बात नहीं है। हम इन्हीं 5 घटक दल के साथ आगे विकास की राह पे अब उड़ान भरने वाले हैं, हम ऐसा बोलेंगे। क्योंकि पिछले 20 सालों में विकास हुआ है, बट विकास एक डायनामिक चीज है जो हमेशा जरूरत होता है विकास का। तो अभी बहुत विकास करना बाकी है बिहार का, और इसलिए ये गठबंधन बहुत जरूरी है। श्वेता जी, एक और सवाल यहाँ पर रहेगा। एक और बात आती है कि बीजेपी की इस बार ज्यादा सीटें आई हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जनादेश एनडीए को मिला है, सरकार कौन चलाएगा? देखिए, सरकार चलाने की अगर आप बात कर रहे हैं तो नेतृत्व जिसका होता है तो इसमें कोई अलग नहीं है। अगर आप ऐसे सोचेंगे, अगर अलग होता तब तो लोग अलग अलग पार्टी के तौर पे अपना इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन जब कोई एक साथ इकट्ठा होता है तभी उसे गठबंधन बोलते हैं। और गठबंधन में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचेंगी, या जनता को पता है, बीजेपी हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, कोई भी पार्टी हो, वो सब इकट्ठे लड़ते हैं। उसमें कोई भी, चाहे कोई 10 सीट से लड़ रहा हो, 2 सीट से लड़ रहा हो, 100 सीट से लड़ रहा हो, मुझे ऐसा लगता है जब टीम वर्क होता है तो आप किसी को बड़ा छोटा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सारे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए शाह जी से सवाल लेंगे। शाह जी, देखिए, अगर हम 2020 से 2024 की अगर हम इस बीच की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है कि आरजेडी का जो जातीय संतुलन है वो इस बार पीछे हो चुका है, पिछड़ चुका है? शाह जी, देखिए जातीय समीकरण अभी के सिचुएशन में आप जो बोल रहे हैं उसको मैं इस तरह से काउंटर करना चाहूंगा कि जनता जनार्दन है, उन्होंने अपना वोट दिया, और जनता इस तरह 20 साल कम बड़ा वक्त नहीं होता है जो मिला है एनडीए को, और जनता इतनी हार चुकी है और इतनी पसमानदा है कि अब धोखा खाने के लिए भी तैयार। तभी तो 5 किलो अनाज हो या इस तरह की जो प्रलोभन जो मिली, जिससे कहा जा रहा है कि उससे आर्थिक स्थिति में इजाफा, वो भी इलेक्शन के टाइम में टाइमिंग बहुत गड़बड़ थी। तो हमारा ये कहना है कि आप इतना आत्मनिर्भर बनाते कि इस तरह के सिचुएशन नहीं आते। और रही बात जहां तक युवा के नौकरी की, युवा की नौकरी सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे नेता को जो 17 महीने का वक्त मिला गठबंधन में नीतीश जी के साथ, तो उसमें अपने 10,000 नौकरियां जो है दी उन्होंने। तो हमारा कहना है कि हमको और वक्त मिलता तो हम और ज्यादा परफॉर्म करते।
लेकिन जब हम लगे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और आगे भी जनता हमको जब मौका देगी, हम अपने वादों को पूरा करेंगे और अपने क्या नाम है, विपक्ष के तौर पे हम अपना काम जनता के लिए करते रहेंगे। बिल्कुल शाह जी, देखिए आपने पलायन की बात की थी, आपने नौकरी का वादा किया था, उसके बाद भी कहीं तो कमियां रह गई कि जनता का जनादेश आपके साथ नहीं आया। श्वेता जी कुछ कहेंगे? श्वेता जी, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे जी। देखिए, श्वेता जी ने तो एहसान मान लिया बीजेपी का, और हमारे जो है रंजन साहब ने कहा कि भाई जो है निर्भर है वो बीजेपी के ऊपर नीतीश जी, तो वो अपना एक्चुअल एक्ट कैसे करेंगे जब ये चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद। जी बोलिए। हाँ ठीक है श्वेता जी, आपने जो बोला कि वो 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 10,000 नौकरी दे दिया, 10,000 नहीं थे वो, खैर आप लोग क्लेम बाकी जगहों पे ज्यादा कर रहे थे। हाँ ज्यादा कर रहे थे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं 1990 से 2005 तक जब पूरी तरीके से आपकी सरकार थी, मतलब कि लालू जी चीफ मिनिस्टर थे, तो 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने 94,000 नौकरियां दी है, रोजगार दिए हैं। आप समझिए 1 लाख तक का आपका डिजिट क्रॉस नहीं कर पाया, और आप बोल रहे हो 17 महीने में आपने दे दिया, जबकि आप डिप्यूटी सीएम थे, और डिप्यूटी सीएम कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं होता है, वो डिसीजन नहीं ले सकता है जब तक कि सीएम है। तो ये सारी चीजें ये बरगलाने वाली बात थी। और शिवांगी जी यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जो जनता है ना, वो इन्होंने वादा तो किया, लेकिन उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। सबको एकदम अच्छे से पता चल गया कि ये जुमलेबाजी है, या तो पलायन की बात अगर ये करते हैं या नौकरी की बात करते हैं, तो ये सारी झूठ ना आप वहां की जनता बरगला नहीं सकते हैं आप वहां की जनता को, क्योंकि सबसे वही मैं कह रही हूँ कि अगर आरजेडी ने बात की है पलायन की, आरजेडी ने बात की है नौकरी की, फिर भी जनता ने नकार दिया। शाह जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, चर्चा को फिलहाल के लिए यहीं पर रोकेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।